पेश है दोस्तों आपके सामने एक और तड़कता भड़कता कंपैरिजन बिटवीन Infinix GT30 Pro एंड Poco F7। अगर मैं Infinix की प्राइस की बात करूं तो ये मार्केट में 25 से 26 हजार रुपए के बीच मिल रहा है। एंड अगर मैं बात करूं Poco F7 की तो इसकी सेल स्टार्ट होने वाली है अराउंड 32,000 के करीब। अब एक में MediaTek का प्रोसेसर है तो दूसरे में Snapdragon का। सो इन्हें कंपेयर करना तो बनता है ऑन द बेसिस ऑफ कैमरा एंड परफॉर्मेंस। तो चलिए देखते हैं इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेटर है। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले अगर बात की जाए बिल्ड एंड डिजाइन की तो दोनों ही फोन्स अपनी अपनी जगह पर अच्छा स्टैंड करते हैं। लेकिन अगर मैं Infinix GT30 Pro की बात करूं तो इसके बैक पैनल पर यहाँ पर जो है ना हमें RGB लाइट्स का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसे आप जो है ना अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो और दिखने में काफी कूल लगता है। लेकिन यहाँ पर डाउनग्रेड पॉइंट मुझे इसका ये लगा कि बैक पैनल जो है ना इसका ये तो भाई ग्लास के साथ आता है, जिस वजह से यहाँ पर आपको जो है ना फिंगरप्रिंट के निशान फेस करने को मिलते हैं। प्लस यहाँ पर हमने स्क्रैचेस भी बहुत नोटिस किए हैं इसके बैक पैनल पे। लेकिन अगर मैं बात करूं Poco F7 के बैक पैनल की तो यहाँ पर हमें मैट फिनिश मिलता है एंड जो इसका सिल्वर एंड व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन है ना ये भी काफी मुझे कमाल का लगा। प्लस इसमें फ्रेम्स आपको एल्युमिनियम की मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं Infinix GT30 Pro की तो यहाँ पर जो फ्रेम्स है वो प्लास्टिक से बनी हुई है। सो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से आपको आइडिया लग गया होगा कि Poco F7 काफी बेहतर है बिकॉज इट कम्स विद IP68 एंड 69 बोथ रेटिंग। लेकिन अगर मैं बात करूं Infinix की तो ये सिर्फ IP64 रेटिंग अपने साथ लेकर आता है, यानी पानी के कांटेक्ट में अगर दोनों फोन आते हैं तो वहां पर Poco सर्वाइव कर जाएगा लेकिन Infinix नहीं। नाउ अगर हम डिस्प्ले वाइज भी देखें तो यहाँ पर जो Poco का डिस्प्ले है ना ये काफी बड़ा है, अराउंड 6.83 इंचेस के करीब जो है ना यहाँ पर हमें डिस्प्ले देखने को मिलता है, वो भी AMOLED पैनल के साथ। लेकिन अगर मैं बात करूं Infinix की तो भाई ये भी AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, पर यहाँ पर आपको 6.78 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, जिसके अंदर बेजल्स अगेन ना के बराबर है। एंड अगर मैं Poco की भी बात करूं तो इसमें भी यहाँ पर आपको काफी थिन बेजल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर क्वालिटी वाइज हम देखें तो वहां पर नो डाउट Poco काफी अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पर कलर टोन जो होती है ना वीडियोस के अंदर काफी बेहतर निकल कर आई Poco में। एंड अगर मैं बात करूं Infinix की तो इसका भी बढ़िया है। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन वाइज देखूं तो भाई मुझे तो Poco का डिस्प्ले काफी बढ़िया लगा Infinix से। पर अगर आप यूजिंग एक्सपीरियंस वाइज देखो तो वहां पर मैं कह सकता हूं कि Infinix थोड़ा अपग्रेड है बिकॉज यहाँ पर हमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है इसमें। लेकिन अगर मैं Poco की बात करूं तो इट कम्स विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। लेकिन यहाँ पर यूजिंग एक्सपीरियंस दोनों में ही स्मूथ है। लेकिन अगर मैं ज्यादा की बात करूं तो वो आपको Infinix में देखने को मिलेगा। बाकी जब हमने दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर ऐप ओपनिंग की तो भाई देखो YouTube के मामले में तो Infinix ने YouTube को सबसे पहले ओपन किया। लेकिन अगर मैं बात करूं BGMI की तो वहां पर बहुत देर में Infinix जो है BGMI ओपन कर रहा था, जबकि अगर Poco की बात की जाए तो Poco ने सबसे पहले BGMI को ओपन किया। यानी ऐप ओपनिंग के मामले में हो सकता है कहीं कहीं पे Infinix थोड़ा अपग्रेड हो एंड Poco थोड़ा डाउनग्रेड हो, कहीं पे हो सकता है कि Poco ज्यादा हो सकता है एंड Infinix कम। वैसे अगर ब्राइटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर मुझे Infinix का डिस्प्ले इंडोर प्लस आउटडोर कंडीशन में काफी ब्राइटन लगा एज कंपेयर टू Poco F7। इससे थोड़ा ही कम है। लाइक अगर आप ब्राइटनेस को कंपेयर करो तो वहां पर आपको Infinix के अंदर ज्यादा हाई लेवल की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू Poco। इसके बाद अगर हैप्टिक एक्सपीरियंस पे आए तो देखो भाई मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो Infinix में जो हैप्टिक एक्सपीरियंस है ना आपको ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है Poco से। यहाँ पर जब मैं टाइपिंग वगैरह कर रहा था तो मुझे जो स्मूथ एक्सपीरियंस है ना वो Infinix के अंदर आया एज कंपेयर टू Poco F7। अब बढ़ते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस पे, जहां अगर मैं Infinix GT30 Pro की बात करूं तो ये आता है MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर के साथ। लेकिन अगर मैं बात करूं Poco F7 की तो इट कम्स विद Snapdragon 8s Gen 4 की BGMI में Infinix जो है 120 FPS दे रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं Poco F7 की तो ये 90 FPS सपोर्ट करता है। सो एक हेड टू हेड कंपटीशन करने के लिए हमने दोनों ही फोन्स में जो है ना 90 FPS पे BGMI खेला एंड वहां पर मैं यही कहना चाहूंगा कि 90 FPS में स्मूथ गेमिंग वहां पर Poco में अच्छी निकल कर आई। लेकिन अगर मैं बात करूं Infinix की तो वहां पर हाँ थोड़ा बहुत मुझे ना लैगिंग इशू फेस करने को मिला। लेकिन जब मैं 120 FPS पे शिफ्ट कर रहा था Infinix में तो एक्सपीरियंस जो है एकदम स्मूथ आ रहा था। लेकिन अगर बात की जाए Poco F7 की तो भाई इसने 90 FPS कांस्टेंट दिया, अच्छा चलता है इसके अंदर 90 FPS। बाकी Infinix में गेमर्स के लिए डेडिकेटली यहाँ पर जो है आपको ट्रिगर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ना काफी हद तक इनहांस कर देंगे। आपकी जो गेमिंग कैपेबिलिटीज है ना उनको थोड़ा इजी करेंगे। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि Infinix थोड़ा बेटर हो जाता है गेमिंग के प्रोस्पेक्ट से, अगर आप ट्रिगर्स वगैरह भी चाहते हो तो। लेकिन एक चीज अपने माइंड में रखना कि अगर Poco F7 120 FPS अपने साथ लेकर आएगा तो भाई वहां
वहां पर इन्फिनिक्स नहीं टिक पाएगा कि 90 FPS पे स्टेबल गेमिंग ये अभी बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर रहा है, और अगर 120 FPS आता है तो वहां पर भी आपको स्टेबल गेमिंग देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम हीटिंग पे आए, सो इन्फिनिक्स G30 Pro के अंदर अगर आप BGMI खेल रहे हो ना AC जैसे माहौल में भी, तो वहां पर भी ये फोन 45 डिग्री तक हीट हो जाता है। लेकिन अगर मैं पोको की बात करूं तो भाई ये 38 से 40 डिग्री तक ही जाता है। इट मींस जो वेपर कूलिंग चैम्बर सिस्टम इसके अंदर दिया गया है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। एंड अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में भी गेमिंग कर रहे हो तो वहां पर भी फोन ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 40 से 42 डिग्री तक जाता है। इट मींस अगर आप कूलिंग के प्रोस्पेक्ट से देख रहे हो तो वहां पर पोको में आपको अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू इन्फिनिक्स G30 Pro। पर बाय चांस अगर पोको F7 के अंदर 120 FPS नहीं आता तो भाई आप डेफिनेटली इन्फिनिक्स G30 Pro की तरफ ही जाना, क्योंकि 25,000 रुपए के बजट में ये 120 FPS स्टेबल देता है। चलिए अब रैम एंड रोम टाइप पे भी आते हैं। सो देखो इन्फिनिक्स G30 Pro में हमें जो है ना LPDDR5X रैम टाइप का सपोर्ट देखने को मिलेगा, वो भी UFS 4.0 के साथ। लेकिन अगर मैं बात करूं पोको F7 की तो इट कम्स विद LPDDR5X रैम टाइप एंड यहाँ पर जो स्टोरेज टाइप है वो आपको UFS 4.1 मिलता है। इट मींस अगर आप स्टोरेज के प्रोस्पेक्ट से देख रहे हो तो दोनों ही अपनी अपनी जगह जो डाटा वगैरह डाउनलोड है अपलोड है काफी अच्छी तरीके से कर लेंगे। लेकिन अगर थोड़े फास्ट की बात करूं तो वो आपको पोको F7 में देखने को मिलेगा। चलिए अब दोनों ही फोन्स के कैमरास पे आते हैं। अब देखो मैं नंबर्स की बात नहीं करता, डायरेक्ट क्वालिटी पर आते हैं। सो देखो मैंने दोनों ही फोन्स के अंदर जो है पिक्चर्स क्लिक की, सो वहां पर मैं कहना चाहूंगा कि पोको के अंदर जो है ना ज्यादा बेहतर पिक्चर्स निकल कर आई एज कंपेयर टू इन्फिनिक्स G30 Pro, क्योंकि इसका कैमरा जो है ना एवरेज है। एवरेज तो पोको का भी है, लेकिन अगर हम दोनों के कंपैरिजन वाइज देखें तो वहां पर पोको की जो पोर्ट्रेट पिक्चर्स हैं वो इन्फिनिक्स से काफी बेहतर निकल कर आई। सामने आप देख भी पा रहे होगे कि पिक्सल्स में यहाँ पर साफ कमी लग रही है इन्फिनिक्स में, लेकिन वहां पर जो स्टेबल पिक्सल्स है ना वो आपको पोको में देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो कुछ ये सैंपल्स निकल कर आए इन दोनों ही फोन्स के कैमरा से, मैंने आपके सामने रख दी हैं। कमेंट करके बताओ किसके कैमरा से निकली हुई सेल्फीज आपको बेस्ट लगी, ये जजमेंट मैं आप पे छोड़ता हूं। बाय द वे अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग के प्रोस्पेक्ट से देखें तो पोको के बैक कैमरा से आप 4K 60 FPS पे वीडियोस बना सकते हो, लेकिन फ्रंट में थोड़ा डाउनग्रेड हो गया ये फोन, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्रंट में 1080p पे 60 FPS का सपोर्ट मिलता है, 4K नहीं दिया गया। लेकिन अगर मैं इन्फिनिक्स की बात करूं तो बैक कैमरा भी 4K 30 FPS प्रोवाइड करता है एंड फ्रंट भी। तो अब देख लो दोनों ही फोन्स जो है वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में सेम ही सेम है, कहीं पे 30 FPS की कमी की गई है तो कहीं पे 4K की। चलिए अब दोनों ही फोन्स के अंदर बैटरी कैपेसिटी की बात करते हैं, जहां अगर मैं इन्फिनिक्स की बात करूं तो ये 5500 mAh की बैटरी अपने साथ लेकर आता है, जिस वजह से ये थोड़ा हल्का भी फील होता है पकड़ने में। लेकिन अगर मैं बात करूं पोको की तो इट कम्स विद मैसिव 7550 मिली एम्पियर बैटरी। सिंपल भाषा में कहें तो ये फोन एक पावर बैंक है, क्योंकि ये खुद को तो चार्ज करता ही है, साथ साथ ये दूसरों को भी चार्जिंग प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि इसकी जो बैटरी है ना भाई बहुत लंबे समय तक चलती है। लाइक अगर आप एक दिन में से सिंगल 100% चार्ज कर लोगे ना तो भाई आराम से 2 दिन का बैटरी बैकअप ये फोन निकाल देता है। उसमें चाहे गेमिंग करो, डे टू डे टास्क करो या फिर कुछ भी। इवन अगर आप चार्जिंग स्पीड के प्रोस्पेक्ट से भी देखो ना तो वहां पर इन्फिनिक्स थोड़ा डाउनग्रेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ओनली 45 वोल्ट की जो है चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करूं पोको की तो ये 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग अपने साथ लेकर आता है। अब देखो ये भी एक फ्लैगशिप फोन है, ये भी एक फ्लैगशिप फोन है, लेकिन अंतर क्या है कि ये थोड़ा कम देर में जो है फोन को चार्ज करता है, ये जल्दी चार्ज कर देता है और साथ साथ बैटरी कैपेसिटी भी ज्यादा लेकर आता है। तो देखो ऑलमोस्ट लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अगर आपकी प्रायोरिटी कैमरा नहीं है तो इन दोनों में से आप पोको की तरफ जा सकते हो अगर आपको 90 FPS की गेमिंग चाहिए। लेकिन अगर आपको 120 FPS की स्टेबल गेमिंग चाहिए तो वो आप इन्फिनिक्स के अंदर कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, इसको आप खरीद सकते हो। बात कर ली जाए दोनों की ही प्राइसिंग की, सो इन्फिनिक्स का जो बेस वेरिएंट है ना 8GB 256GB वाला वो 25,000 का फिलहाल पड़ रहा है, लेकिन अगर आप ऑफर्स वगैरह लगाओगे तो 23 का भी पड़ जाएगा। तो ये भी एक काफी बेटर चॉइस है 23,000 रुपए में। अगर मैं बात करूं पोको F7 की तो यहाँ पर जो बेस वेरिएंट है 12GB रैम और 256GB की स्टोरेज लेकर आता है, वो भी 32,000 रुपए में। लेकिन अगर आप ऑफर्स वगैरह लगाओगे तो शायद ये आपको 29 से 30,000 रुपए का पड़ जाएगा। तो अब देख लो अगर आपको एक हाई ड्यूरेबिलिटी वाला फोन चाहिए जिसमें परफॉर्मेंस आपकी जो है टॉप प्रायोरिटी हो, वहां पर आप पोको F7 की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा कम है एंड अगर आपको गेमिंग में थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए और भी बेहतर एक्सपीरियंस चाहिए तो वहां पर इन्फिनिक्स आपके लिए काफी बेटर चॉइस है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।